खत्म करना है। आपको मैंने कहा था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कल हमने ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस करके उसको आगे स्टडी किया था। आपके टेस्ट आपको कल चेक होकर प्रॉपर मिल जाएंगे सबके। तुम भी टेस्ट देख लेना, अगर कर सके तो ठीक है। हाँ, वरना सी द रिकॉर्डिंग्स एंड अटेम्प्ट द टेस्ट, और फिर मुझे मुझसे चेक जरूर करवा। छुट्टियां हैं अभी, इतना भी मत बोलो। ठीक है ना? तो इसके बाद क्योंकि मैंने चैप्टर 4 स्टार्ट करवा देना है, चैप्टर 4 जब स्टार्ट होगा ना तो दैट विल बी द रियल टेस्ट, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला, अलजेब्रिक फॉर्मूला, बहुत कुछ है। ठीक है ना? वो हमारी अब नई मैथ्स है, ये थोड़ी सी ऐसी उड़ती उड़ती मैथ्स थी, सीरियसली कहीं बात कही जाए। अभी क्वेश्चंस कुछ रैंडमली देंगे तो हमें समझ ही नहीं आता क्या करना है। चलो, अब हमारे पास है एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 3 भी कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 करना है। ठीक है? पेज नंबर 37। मैं तो उल्टा अयान के साथ अगर मैं देखूं तो मेरे साथ तो मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट बैच, बिकॉज वो रेगुलर था, उसने कभी छुट्टी नहीं मारी होगी। एक दिन मुझे नहीं लगता उन्होंने छुट्टी मारी होगी कभी किसी दिन। जितना काम कहा है वो करके जरूर आते थे। दैट वॉज वन अनदर थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी। जो बच्चा ये चीज सीख लेता है ना, जितना काम कहा है उतना करके आए, और रोज अपडेट देता है कि मैंने ये कर लिया, चेक कर लो। आई हैव हैड स्टूडेंट्स लाइक दोस्त, उन्होंने नंबर लिए ही लिए, बिकॉज इफ यू शो दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट ना, तो वो आप आपकी जनती जो कहती है कि कर्मा होता है वो सब होता है, इट एक्चुअली इज दैट थिंग। इफ यू आर कमिटेड टू अ गोल, आप कंसिस्टेंटली उसके लिए काम कर रहे हो। और सबका गोल देखो, एंड ऑफ द डे कुछ मर्जी कह लो, जितनी मर्जी पार्टीज कर लो, जितना मर्जी घूम लो, जितना मर्जी आप छुट्टी मार लो, बीमार हो जाओ, जब पेपर आएंगे उसके बाद मार्क्स आएंगे ना, मार्क्स में आते हुए आप ये नहीं कहते 20 आगे बहुत अच्छे हैं, कोई बात नहीं मैं इतना ही पढ़ा था। यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि नहीं मैम, अगर 40 का पेपर है तो 35 आने चाहिए थे। 30+ आते तो बहुत अच्छा लगता। उस 30+ के लिए कमिटमेंट चाहिए होती है। तुम भी सुन रहे हो साथ में? 30+ के लिए कमिटमेंट चाहिए। ये नहीं कि क्लास में आ रहे हैं नींद में बैठे हैं। मैं क्लास में आकर पढ़ाकर ऐसे उच्च उच्च यॉर्निंग कर रही हूँ तो क्या लगेगा आपको? विल यू बी इंटरेस्टेड टू सिट इन माई क्लास? अपनी तरफ से लो। रोज का मेरा ये हाल हो। चलो एक दिन मैं समझती हूँ कि किस दिन थकी हुई हूँ, चलो तबीयत ठीक नहीं है, देन आई से फाइन कि चलो एक दिन आई एडजस्ट। पर 2 दिन आकर मैं हर कर रही हूँ, अच्छा बच्चा ऐसे लिखो, ऐसे बैठ गई, ऐसे बैठ गई, क्या लगेगा आपको? यू वट विल यू फील? वुड यू लाइक कमिंग टू माई क्लास विद द सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कि नहीं यार मैम तो हमें सुस्ती है, हमें भी नींद आती है, मैम भी सो रहे होते हैं? ये लगता है ना? ठीक है ना? मुझे पता है पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है जब मन नहीं हो, जब मतलब पूरा दिख रहा हो कि यहाँ जाना है वहां जाना है, घर जाके सो जाते, टीवी का प्रोग्राम रहता है, कोई ना कोई हमारी सीरीज रहती है, एवरीथिंग एल्स। बट जस्ट थिंक अबाउट दैट एग्जाम टाइम, जब वो 4 दिन पढ़ना पड़ता है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उन 4 दिनों के बारे में सोचो। मैं आपके पूरे साल के बारे में नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो 4 दिन में पूरी मैथ्स का चैप्टर करवाना है तो मैं कैसे करवाऊंगी? 12 चैप्टर्स, पूरे 16 चैप्टर्स तुम्हें पूरी रिविजन करवानी है। क्या क्या एक एक क्वेश्चन करवाती बैठूंगी? समझ में आ गई बात? तो थिंक अबाउट दोस 4 डेज का हॉलीडे जो तुम्हें पेपर में मिलता है, और उस टाइम बैंड बजी होती है कि 2 दिन और एक बच्चा मेरे पास था पूरे साल नहीं पढ़ा, पूरे साल उसका मन ही नहीं है पढ़ने का। आई कुड सी, कुछ भी करवाओ उसको नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ही इज नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब दैट थिंग, वो अपने दिमाग में लेने को तैयार ही नहीं है। कोविड के टाइम थे, एंड एवरी वन वॉज इन दैट मूड कि पेपर ओवर हो जाएगा हो जाएगा। मुझे लास्ट की उसके एक बात बहुत बुरी लगी थी, सेट कि मैम 2 दिन और मिल जाते ना, मैं और अच्छी तैयारी कर लेता। पेपर से जस्ट एक दिन पहले कह रहा है कि मैम अब पढ़ने को अच्छा लग रहा है, अगर 2 दिन और पेपर छुट्टी मिल जाए ना, मैं और अच्छे से पढ़ लूँ। मैं कहा पूरा साल आपके पीछे लगी रही हूँ, पेरेंट्स तुम्हारी बात सुनिए कि मैम क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा, ये नहीं कर रहा, और उसको पेरेंट्स को पता है कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। चलो आई ऑल्सो सेड कि चल ठीक है कोई बात नहीं। वो दिख रहा है कि वो पूरा डिसइंटरेस्टेड है क्लास में बैठने के लिए, कि उसको सीखना ही नहीं है। उसके बाद भी तुम उसके पीछे पड़े हो, पेरेंट ऐसे कैसे नंबर नहीं आ सकते, ऐसे कैसे नहीं पढ़ता नहीं है, आप डांटो, आप करो, ये करो, चलो एनी हाउ। मैंने कहा लास्ट में आकर तुम ये चीज सीखे हो, तू ये 2 साल 2 महीने पहले भी सीख जाता तो क्या हो जाता? आज तुम कह रहे हो कि अब शायद ये हो जाए, पेपर कैंसिल हो जाए, पेपर पोस्टपोन हो जाए, बिकॉज फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन यू वांट द एंटायर वर्ल्ड टू सफर, कि कोविड की हमारी वेव आ जाए, पेपर पोस्टपोन हो जाए। मैंने कहा यू यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट कोविड का वेव मींस, राइट? कि सब डिसरप्ट हो जाए, सिस्टम सब हो जाए, बस मेरा पेपर कैंसिल हो जाए। बिकॉज फॉर दैट 2 सेकेंड्स वाला तुम्हारा एक कंफर्ट के लिए तुम चाहते हो पूरा दुनिया हिल जाए मेरे लिए, और हम बदलने को तैयार नहीं है। दिस इज एक्चुअली द माइंडसेट जो पेरेंट्स भी इंस्टिल करते हैं कि तुम्हारे वजह पूरी दुनिया हिल जाएगी पर तुम नहीं बदलोगे।
अपनी कमिटमेंट ये पूरे साल में लेकर आओ, वो 4 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। फिर जब आप चैप्टर पढ़ते हो, आपको समझ में आ रहा होता है, तो आप कहते हो अच्छा और एक्स्ट्रा मुझे करवा दो। मैं आपको बेसिक्स बार बार करवाऊं कि एक्स्ट्रा करवाऊं, पेपर में एक्स्ट्रा आएगा। पेपर तो ये नहीं, टीचर्स नहीं सोचेंगे कि नहीं बच्चे ने बेसिक्स ही किया, चल बेसिक्स ही करवा दो। पेपर तो बच्चा तो टीचर तो जहां से उसको मिलेगा वो डाल देगी। 9th को, 10th को सीबीएसई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है सबके साथ, पता ही नहीं क्या कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो उन सब सिस्टम से अगर हम नहीं लड़ सकते हैं सीरियसली, या तो सीरियसली वो सड़कों पे उतरो, जाओ आप वो सब रेवोल्यूशन करो। अगर हम उस वाली भी कैटेगरी में नहीं है, तो अपनी तरफ से अपने आप को बदल करना इतना अच्छा ले कि कुछ भी सिस्टम में चेंज आए हम एडजस्ट कर जाए उन सब। नीट लीक हुआ नहीं हुआ, पेपर मुश्किल आया नहीं आया, बच्चों ने 100 स्कोर किया है। उन्होंने ही किया है जो अनफेज रहे कि पेपर मुश्किल है। इन्होंने सोचा पेपर मुश्किल आया, ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया, वहां बैठ के क्वेश्चन नहीं किया कि आ गया अब करना है। बात समझ में आ गई? चल, सो हमने अब क्वेश्चन करना है 4। सो जस्ट स्टे कमिटेड, अपना रेगुलर रहो। मिस करते हो, मैं समझती हूँ, छुट्टी तो मैं भी कभी कभी इमरजेंसी में मारती हूँ, पर मैं आपको फिर उस हिसाब से काम भी देती हूँ कि चलो मैं ये इस दिन करवाऊंगी। प्लान आउट करो। मैम मेरी क्लास मिस हुई है, आपने अपलोड किया? वो मुझे पूछा आपने कल, नहीं मैंने अपलोड नहीं की क्लास, मेरा नहीं मन करता। सीरियसली नहीं मन करता, मतलब मुझे ये सबसे मतलब सच में मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है, बिकॉज आई हैव सो मच ऑफ लाइन अप वर्क ना मेरे पीछे होता है कि मैं ऐसे अच्छा बैठकर कुछ लिख लूं, कुछ असाइनमेंट बना लूं, मुझे वो लगेगा क्या मैं वीडियो उसको बस ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम एक एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है। मुझे बहुत बुरा लगता है वो चीज, पता नहीं क्यों अंदर से एक रेजिस्टेंस है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। जैसे इसको नींद आती है ना, वैसे मेरा हाल है। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें नींद की बारी है क्लास में, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वो काम करते हुए नींद आ रही है, तुम्हारे लिए वही काम वैसा है, बिल्कुल सेम। वो पैरेलल है हमारे लिए। यहाँ बैठना तेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड अपलोड करना है। वो तेरे लिए वो सेम स्टेज है, पर मैं करती हूँ ना जब मुझे करना है। एंड आई सीरियसली पुट, मैं ये भी गलती कर चुकी हूँ कि 9th की वीडियो 10th में, 10th की वीडियो 9th में क्रॉस करके डाल चुकी हूँ कैप्शंस के साथ। ठीक है ना? सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, गलती सबसे होती है, पर हमें अपना काम करना ही है। आपकी स्टेज में सबसे जरूरी काम है आपके लिए पढ़ाई करना। अभी का टाइम सबसे इजी टाइम है, बिकॉज धीरे धीरे सीख जाएंगे। लास्ट में नवंबर में पिकअप करोगे ना, और तब सब कुछ सिर पे पड़ा होगा, नहीं पता पार्ट 2 में क्या आएगा। और कब तुम्हारे स्कूल ने कह दिया कि एडवांस भी जरूरी है। अभी एडवांस के लिए कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कोई ऑनलाइन टीचर कुछ नहीं कोई बोल रहा। तो एडवांस कोई नहीं करवाएगा, क्यों सिरदर्दी कोई लेगा? जहां सीबीएसई ने कुछ कंपलसरी कर दिया एडवांस करवाने के लिए ना, वहां स्कूल्स ने तुम्हारे सिर पर चढ़ जाना है कि तुम तो करो। फिर क्या करेंगे हम? इसीलिए, ठीक है ना, मैं बार बार तुमसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ फिगर आउट करना है तो वील फिगर आउट। चलो क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, इतनी सारी बातें होगी। चलो, मैं इसलिए बोलती हूँ बिकॉज पढ़ लो। सबसे जरूरी काम है हमारे लिए पढ़ाई करना। और अपनी लाइफ से पढ़ाई को हटा दो, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा फ्रेंड सब हट जाएगा, फ्रेंड सर्कल कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इस स्टेज पर नहीं हो कि कोई काम कर रहे हो। एंड इफ यू थिंक दैट वर्किंग जॉब इज वेरी ग्लैमरस, बड़ा मजा आता है कि चलो वहां जाना है, ऑफिस में बैठना ही है, करके देखो जान निकल जाती है। तुम्हारी लाइफ सबसे बेस्ट है, पढ़ना ही है सिर्फ तुम्हें, टेंशन फ्री होके। A positive number is 5 times another number. 21 is added to both the numbers. Then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? So this is a typical example of linear equation in two variables में अगर हम काम करें। ठीक है? और ये वो क्वेश्चन है जहां पर आपने इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है इन एक्स एंड वाई, वर्ड्स को कन्वर्ट करना है इन एक्स एंड वाई। चलो हम इसको ऐसे ही करते हैं कि मैं कैसे लिखूंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है? अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर 5 टाइम्स है अपने अदर नंबर से। सो लेट द पॉजिटिव नंबर, किसी ना किसी चीज को हमें एक्स लेना होता है, तो चलो एक पॉजिटिव नंबर को या अनदर नंबर को हमने एक्स लिया, तो दोनों नंबर पॉजिटिव ही होंगे। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? एक फर्स्ट नंबर हमने एक्स लिया, तो सेकंड नंबर 5x ले ले। तो इसका मतलब आपने ये अनदर नंबर को एक्स लिया है, और ये पॉजिटिव नंबर जो पहला नंबर दिया हुआ था वो 5x है। बात समझ में आ गई? इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, चलो अभी करो। 21 दोनों में ऐड करना है, आपने दोनों में ऐड कर दिया। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अच्छा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों में बड़ा कौन सा होगा? 5x+1 बड़ा होगा 21, या x+21 बड़ा होगा? 5x+21 बड़ा होगा लॉजिकली। तो ये नंबर दूसरे नए नंबर का डबल है। ठीक है? तो हम किसको डबल रखें?
x+21 को डबल रखें या 5x+21? तो लॉजिकली सोचेंगे कि दोनों में बड़ा कौन सा है, बड़े वाला नंबर है, दूसरे का डबल होगा. सो नाउ दिस इज माय इक्वेशन एंड हियर आई विल गेट द आंसर. तो 5x+21 इज 2x+42. सो 3x इज 21, x की वैल्यू क्या आ गई? 7. ठीक है ना, तो x की वैल्यू 7 आ गई, पर उसने नंबर्स पूछे हैं, तो एक नंबर 7 आ गया, दूसरा क्या हो गया? अब इसको बस एक बार ना अपना मेंटली वेरीफाई भी कर लिया करो कि अगर हमने इसमें 21 ऐड किया तो क्या बनता है? 28. इसमें मैंने 21 ऐड किया तो क्या बनता है? 56. तो क्या डबल हो गए? 28 टू जा 56. वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपने दिमाग में जरूर रखा करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा ही लगता है. लास्ट में ना आपका आंसर, आपको खुद शांति मिलेगी कि आगे बढ़ सकते हैं बिना सोचे समझे. वापिस आके वो नहीं करना होगा, अच्छा ये कैसे हो गया. ठीक है. और अगर कोई कहेगा भी ना, देन यू विल बी वेरी श्योर कि मैंने वेरीफाई किया हुआ है. Now, next, if you have rupees 800 and you save every day rupees 250, sorry, every month rupees 250, find the amount you have after 6 months, 2 years, express this as a linear pattern. 800 है आपके पास और 250 रुपए हर मंथ आप सेव कर रहे हो, तो 6 महीने के बाद आपके पास कितने होंगे? ठीक है. एंड इट्स एक्चुअली अ फैक्ट, मनी लैंग्वेज बहुत जल्दी समझ में आती है तुम्हारे. तुम सिर्फ इतना सोचो कि तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो सब समझ में आना शुरू हो जाएगा. ठीक है. सो इफ यू हैव 800 एवरी मंथ, यू हैव रुपीज 800, सो अमाउंट हमारे पास है रुपीज 800 एंड यू सेव 250 पर मंथ. सो दिस इज अमाउंट सेव्ड पर मंथ is rupees 250. So initial amount is equal to rupees 800. So amount after 6 months कितना हो जाएगा आपके पास, बता सकते हो कैसे? 800 रुपीज में आप क्या करोगे, आपने 6 × 250 ऐड कर दिया, कितना आएगा बेटा ये तो 1500 आया, उसमें 800 ऐड करने के बाद कितना आता है? हाँ ठीक है, मुझे 1200 सुना था. अच्छा फिर वो कैसे? वो मैं 6 मंथ्स में तो है. हाँ तो देखना फिर. दिस इज 2300 विच वी हैव आफ्टर 6 मंथ्स. एंड व्हाट अबाउट 2 years? 2 years का मतलब हाउ मेनी मंथ्स? 24 months, बिकॉज 1 year हैज 12 months. तो अब हम क्या करेंगे, 800 + 24 × 250. सो अमाउंट आफ्टर 2 years कितना हो जाएगा? व्हाट इज 24 × 250? कितना होता है 24 × 250? 6000. तो 6000 + 800 हमारे पास आ जाएगा 6800. बट ये कह रहा है एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न. तो अच्छा, इसमें देखो दो चीजें फिक्स रही हैं. एक तो आपके पास ये 800, हर बार आपने 800 लिया है. फिर आपने 250 हर जगह सेम रखा है. क्या फर्क रहा है? नंबर ऑफ मंथ्स. कभी 6 हो गए, 24 हो गए, कोई 8 महीने सेव कर रहा है, कोई 10 महीने सेव कर रहा है, तो सबका अलग अलग होगा. तो चेंजिंग क्या है इसमें? नंबर ऑफ मंथ्स. तो उसको हम ले लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मंथ्स बी n. Let the number of months be n. Y is the amount saved या amount after n months. ठीक है. y is the total amount लिख लो, फिर आ जाएगा, फिर ठीक रहेगा. y is total amount. तो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों? y किसके इक्वल है? इनिशियल कितना है तुम्हारे पास? 800. बिल्कुल, 250 इंटू n. अब इसको x भी ले सकते हो, n भी ले सकते हो. ठीक है, पर हाँ x लिया था ना मैंने, सॉरी. तो मुझे इसे x ही लिखना हो, क्योंकि हम लीनियर पैटर्न दिख रहे हैं ना, तो x में ही लिख लेंगे ये. चलो ठीक है ये.
800 प्लस 250x। बात समझ में आ गई सबको बच्चों ये? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। अब ये लिखा तो उसने बड़े शौक से हुआ है कि नहीं जिस पे स्टार लग गया नंबर नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन यही आएगा। अरे सबसे ये ना हम आगे भी करेंगे ऑन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें ये 10th का क्वेश्चन है बेसिकली। डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3, digits are interchanged and resulting number is added to original number, we get 143, find both the numbers। अब ये क्या होता है, ये पूरा क्वेश्चन डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, इस चीज को समझना है। ठीक है, सो इफ आई हैव अ नंबर, जैसे इसमें 143 लिखा हुआ है ना? तो याद है बचपन में कभी ना ये चीज की होगी, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, याद है कभी किया था ये? किया हुआ है ना ये, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है, और एक होती है फेस वैल्यू। अच्छा आप सोचो आपके पास ना ऐसे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तुम्हारे पास ऐसे पर्चियां लिखी हुई हैं, 0 से लेकर 9 तक मैंने नंबर लिख दी और मैं आपको ना ये गेम खिला रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपने जो भी नंबर पिक किया ना, जो भी दो पर्ची उठा लो, उससे जितना बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हो आपने वो फॉर्म करना है, एंड देन यू विल बी द विनर। वो डिसाइड करेगा आप विनर हो कि नहीं। हाउसी गेम्स होती हैं, आप काउंटर उठाते हो जिसका बड़ा नंबर होगा, है ना? अब मान लो किसी एक ने उठाया है 86 और किसी एक के पास है 68, या आपके पास एक स्लिप आई 6 की और एक स्लिप आई 8 की, तो विच नंबर यू वुड प्रेफर मेकिंग? इन दोनों में से विनर कौन होगा? ये तो हाउसी की काउंटर्स थे। और इन दोनों में से विनर, आप आपके पास अगर ये स्लिप आई तो आप कौन सा नंबर फॉर्म करोगे? विल यू गो फॉर 86 और 68? आपको ऑप्शन दिया जाए कि दोनों में से एक विनर है, हायर नंबर वाला, तो आप क्या कहोगे, मेरे पास कौन सा नंबर आए? 86 पे प्रेफर करोगे ना, बिकॉज दैट इज अ हायर वैल्यू। है तो चाहे 6 और 8 से ही बना हुआ है, लेकिन 86 गिव्स इट अ बिगर वैल्यू। और अगर मेरे पास दो ही ऐसे स्लिप्स आई हैं 6 और 8, अगर मुझे नंबर फॉर्म करना है तो मैं क्या प्रेफर करूंगी कि बड़े से बड़ा नंबर फॉर्म करो जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो आई विल गो फॉर 86। आई प्लेस दैट 8 बिफोर 6। पहले 8 लिखूंगी फिर 6, क्योंकि हम नंबर्स को देते हैं, डिजिट्स को देते हैं प्लेस वैल्यू। सो डिजिट्स आर अ सिंगल नंबर्स। डिजिट्स हमेशा सिंगल नंबर होते हैं। डिजिट्स कौन से होते हैं? जो हम नंबर यूज करते हैं ना, हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसे बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। कंप्यूटर लैंग्वेज में ना कभी कभी बाइनरी सुना होगा, लेकिन हमारे लिए जो पॉपुलर सिस्टम है वो है डेसिमल सिस्टम, क्योंकि हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। इनके अलावा आज तक तुमने कोई और नंबर फॉर्म किया है किसी और डिजिट के साथ, की कोई हमने रैंडमली कुछ और ले लिया? इनके साथ ही हम अपनी पूरी मैथ्स खेलते हैं, जितना भी नंबर बनाना है, जो भी करना है, प्लस माइनस इनके साथ ही किया है। सो दिस इज माय डेसिमल नंबर। So first thing that I need to decimal system, the first thing I need to understand are digits are single numbers। डबल नंबर 43 डिजिट नहीं है, 0 डिजिट है, 9 डिजिट है। और डिजिट्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। कभी सुना है -1 डिजिट है, -2 है, नंबर फॉर्म किया 4 - 1 3? कुछ ऐसा नंबर कभी सुना है आज तक? 413 सुना है, लेकिन सुना है नहीं नहीं नहीं, 4 - 1 और 3 है नंबर, नहीं ना? तो इसका मतलब हमारे डिजिट्स हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं, नेगेटिव कभी आ ही नहीं सकता। तो somebody says ना डिजिट -1 आया है, तो नहीं होगा, वो उसने कुछ ना कुछ गलती की है। तुम्हें कोई कह रहा है कि मैंने -1 निकाल लिया, तुम्हें वो बेवकूफ बना रहा है। बात समझ में आ गई है? डिजिट्स पॉजिटिव होते हैं, सिंगल नंबर्स होते हैं, और डिजिट्स अपनी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। तो 6 बिफोर 8 और 8 बिफोर 6 विल मेक द एंटायर डिफरेंस। समझ में आ गई? तो डिजिट्स को मिलती है प्लेस वैल्यू, तभी वो हंड्रेड्स टेंस वंस बनकर आए। तो जब उसने कहा है 2 डिजिट नंबर, दैट मीन्स एक डिजिट बैठा है टेंस पर और एक बैठा है वंस पर। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डिजिट है टेंस पर, कौन सा डिजिट है यूनिट्स पर। अब क्या होता है, गो फॉर अ यूनिफॉर्म मेथड। ये सब लिख लिया था, डिजिट्स आर सिंगल डिजिट नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स, ये सब याद रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो हम लेकर चलेंगे, बिकॉज हमने 2 डिजिट नंबर लिया है, तो टेंस एंड वंस। ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है कि मैं ना टेंस वाले को एक्स लिखती हूँ और यूनिट्स प्लेस पे वाई लिखती हूँ, बिकॉज हम नंबर एक्स वाई बना तो मुझे पता है 43, एक्स की वैल्यू मान लो 4 आई, वाई की 3 आई, तो मुझे पता है 43 है। तो मुझे बार बार देखना नहीं होगा मैंने एक्स क्या लिया वाई क्या लिया। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के डिजिट को मैंने मान लिया एक्स। लेट द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस।
इसको मैंने मान लिया y। अब मुझे ना दो नंबर्स मिल गए, तो मैं नंबर डिजिट्स मिल गए, अब मैं नंबर फॉर्म करूंगी। सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर क्या होगा? टेंस एंड वंस, इसको दिया x, इसको दिया y, तो शुड आई राइट एक्स वाई? है ना? अगर मान लो मैंने एक्स वाई लिखा भी, जैसे 4 और 3 मिलता है, मैंने 43 बोला, मैंने 4 3 नहीं बोला, मैंने 43 बोला ना। तो अगर मैं ऐसे लिख रही हूं तो नंबर्स में तो हम समझ आते हैं कि 43 है। बट इसको तो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्स इंटू वाई भी लिख सकते हो, तो क्या मैं सीरियसली 4 इंटू 3 कर रही हूँ? नहीं ना। तो हमने ना अब इसको बाय कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि कल कुछ भी हो तो याद है ना, एक सिस्टम किया होगा, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एज अ चाइल्ड आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि वाई दैट सिस्टम सेज कि 43 को ना एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो आप क्या लिखते थे? 4 इंटू 10 रेज टू पावर 1, 3 इंटू 10 रेज टू पावर 0 सिखाते थे ना एक्सपेंडेड फॉर्म। हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, क्योंकि ये एक्स जो है वो टेंस प्लेस का है, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। और वाई जो है यूनिट्स प्लेस में है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 रेज टू पावर 0 से होगा। तो आपका नंबर ये फॉर्म। बात समझ में आ गई? तो डिजिट का कभी भी जिंदगी में कोई क्वेश्चन मिले, पहले तो डिजिट्स बता दो, फिर नंबर को आपने 10x प्लेस वैल्यू देकर फॉर्म करना है। डोंट राइट एक्स वाई, बिकॉज ये एक्स वाई एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट हो जाता है कि क्या मतलब है इसको। बात समझ में आ गई है? राइट, हमें ऑर्डर में चलना है कि कल जाकर आप अगर स्पेस में बैठे होगा ना, आपको एक्स वाई लिखा है तो आपको समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये हम नंबर की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, इसका मतलब क्या होता है? उल्टे कर दिए, 43 का क्या बना दिया? 34। तो अब जो रिवर्स नंबर हो गया, उसमें टेंस प्लेस पे क्या बैठा होगा? वाई। हाँ, वेरी गुड। 10y+x हो गया। तो अब ये फुल प्रूफ सिस्टम हो जाएगा, मतलब ये 4 स्टेप्स होते हैं जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन आता है। अब आप आ जाओ अपने नंबर लेने वाले तरीके में, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन 9th में 10th में कहीं भी आएगा ना, आपको ये 4 स्टेप्स फॉर्म करने हैं। अब पूरी इक्वेशन फॉर्म करो। डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो मान लिया मैंने x y-y3 हो सकता है या y-x3 हो सकता है। तो मुझे क्या पता 63 है या 36 है? दोनों ही है ना, डिजिट्स में डिफरेंस 3 है। तो मैंने तो नहीं कहा ना यूनिट्स प्लेस बड़ा है। तो यहाँ पे ये मतलब है, तो जब भी आपको डिफरेंस बाय 3 दिया हो ना, तो आपको दोनों केसेस लेकर चलना होता है। 10th में भी हम यही करते हैं। अब वो कहते हैं कि डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर, क्योंकि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, तो हम बता नहीं सकते कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं। करें दोनों को ऐड। 10x+y+10y+x किसके इक्वल आ गया? 143। चलो ये करेंगे अब हम। 10x+y 10y+x, तो ये बन जाता है 11x+11y = 143, जिससे मेरे पास आएगा x+y = 13। x+y = 13। समझ में आ गई बात है? 11 कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, x+y 13 आ गया। अब हमारे पास देखो दो केसेस बन जाएंगे, या तो है x+y = 13 एंड x-y = 3, या फिर है y-x = 13 एंड सॉरी y-x = 3 एंड x+y = 13। दोनों में से हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ना क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। याद है कि नहीं है? जैसे यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, क्या, या x की। हम्म, हम्म, यहाँ पर। हम्म, जैसे मर्जी ऐड कर दो, प्लस में ना फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके नीचे जैसे मर्जी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑर्डर कह रहे हो कि पहले ऊपर x+y लिखूं, वो लिख लो। हाँ। जैसे आपने दो चीज क्वेश्चन किए ना, एक्स वाई इक्वल टू हम्म। पहले वाई नहीं आएगा, x+y होगा ना, y+। y+x लिख दूं? हाँ, वो तो अपनी कैलकुलेशंस के लिए आप कर सकते हो, वो बात नहीं है। पर यहाँ पे तो सॉल्विंग है ना, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली 13 - y। अब मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 13 - y - y = 3, ये आ गया 10 = 2y, y की वैल्यू 5 आ गई, चल गया काम मेरा। और फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगी 13 - 5,
तो x कितना आ गया 8। अच्छा नंबर मेरा बन गया 85। अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, है ना, कुछ भी कर सकते हैं, वो फर्क नहीं पड़ने वाला कि हम ऐसे लिखे वैसे लिखे, जब प्लस होता है ना जैसे मर्जी लिख दो, y प्लस एक्स लिख दो या x प्लस वाई लिख दो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। तो मैंने y की वैल्यू 3 प्लस एक्स निकाली, तो x प्लस 3 प्लस एक्स इज 13, तो 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू यहाँ 5 आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू 8 आ गई, तो नंबर मेरा 58 भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्शन नहीं दी हुई, हमने कहा है कि नंबर लिया, डिजिट्स का सम 13 है, नहीं डिफर बाय 3 है डिजिट्स, अगर आप उन दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारे पास 143 बनेगा। तो इफ यू स्टार्ट विद 85, 58 लोगे तब भी सम 143 है, इफ यू स्टार्ट विद 58, 85 लोगे तब भी सम 143, तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस है, ठीक है। लिख लो इस चीज को, इन चीजों पे हम दोबारा से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अब ने इसने इक्वेशंस ड्रॉ करने को कहा है, सीरियसली इक्वेशन ड्रॉ करना हमारा घर पे काम होगा, ये आपके क्वेश्चन में ऐड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इक्वेशंस को जरूर ड्रॉ करना, ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, इट शुड बी अ केक वर्क फॉर यू, बस लिखा फटाफट से पॉइंट्स मार्क किया और स्ट्रेट लाइन बन गई। बात समझ में आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, अब वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, हम इनके ना वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, वो चीज करते हैं। स्लोप फाइंड करेंगे, ये जरूर आएगा ही आएगा कि स्लोप निकालो, वाई इंटरसेप्ट निकालो, एक्स निकालो, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करें, सबने लिख लिया, ये कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको, ठीक है। डू रिवाइज देम एट होम। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ, ड्रॉ द ग्राफ। तो ड्रॉइंग पार्ट मैं घर के लिए छोड़ देती हूँ, आपकी कभी भी क्लास में आपको लगता है डिवीजन चाहिए तो हम लोग कर लेंगे, पर मैंने काफी ग्राफ्स करवा दिए कि अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू -3x+4, आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, y इंटरसेप्ट, और मैं साथ साथ बोलूंगी कि आप x इंटरसेप्ट भी निकालो, और उसने देखो फिर क्या कहा है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालो, कोऑर्डिनेट्स where line cuts y axis, coordinate when line cuts y axis। तो ये 5 चीजें हमने निकालनी ही निकालनी है। देखो कितना फर्क पड़ जाएगा, y इंटरसेप्ट और इसमें कोई फर्क नहीं है, वो डेफिनेशन है, लेकिन वहां पे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। तो लाइन कट्स x एक्सिस, ये 5 चीजें हमें हर एक इक्वेशन में निकालनी है। तो कल मैंने आपको समझाया था y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए क्या होती है, स्लोप ऑफ द लाइन, और बी क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट। अच्छा वाई इंटरसेप्ट कैसे निकलता है, फॉर वाई इंटरसेप्ट वी ऑलवेज पुट x इक्वल टू 0, एंड फॉर x इंटरसेप्ट वी पुट y इक्वल टू 0, बिकॉज बेसिकली ये होता है पॉइंट्स वेयर द लाइन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस। y इंटरसेप्ट इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू, इज नॉट डिस्टेंस, वो बताता है डिस्टेंस इन पॉजिटिव, डिस्टेंस इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो वो साइन साथ में रखता है इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके लिए हमने डिस्टेंस का शब्द अगर यूज किया है तो हमने बताया कि कौन सी साइड पे डिस्टेंस है, किस साइड पे जाना है वो बताता है, बाय इंटरसेप्ट टेल्स यू डायरेक्शन आल्सो, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन से अगर मुझे बताना है आपको व्हाट इज द स्लोप, तो क्या आप आंसर दोगे, क्या है इसमें स्लोप, ए दिखाना है, ए क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -3, चेक करना है कि y का कोएफिशिएंट 1 है, बिल्कुल 1 है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज y इंटरसेप्ट, जो ये वैल्यू है क्या है, 4। बात समझ में आ गई सबको। अब हम नेक्स्ट काम करेंगे टू फाइंड x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए ना मैंने कहा था y को 0 पुट कर दो, तो पुट y 0 है, ठीक है। सो वील पुट y एज 0, क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू -3x+4, x की वैल्यू निकाल सकते हो, x किसके इक्वल आ गया, 4/3। तो यहां पर x इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने क्या किया, 0 इक्वल टू -3x+4 करके x की वैल्यू निकाल ली, विच इज 4/3। लिखो y इंटरसेप्ट इज 4, फॉर x बाय y इंटरसेप्ट आप डायरेक्टली इक्वेशन से निकाल सकते हो, लेकिन x के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। फॉर y इंटरसेप्ट डायरेक्ट b निकाल सकते हो,
लेकिन x के लिए आपको y को 0 पुट करना होगा, तो जिससे x की वैल्यू निकलेगी। x इज 4/3। सब डाल दिए, सिर्फ कल की रहती है, बाकी सब डाल दिए। वो मैं कल की भी आज अपडेट कर दूंगी। आज ये और दोनों डाल देंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में हर एक स्लोप स्टीपर है, वो सब है, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे फिर। समझ में आ गई बात सबको ये? ठीक है। और अब बताना है पॉइंट्स। देखो मैं एक बता रही हूँ, अब पॉइंट्स है मेरे पास। लाइन थी y इज इक्वल टू -3x+4, ठीक है ना। तो पॉइंट्स है जहां पर कट किया x एक्सिस को, तो क्या होगा? x इंटरसेप्ट कितना था? 4/3, 0। और y एक्सिस का पॉइंट निकालना है इंटरसेक्शन का, तो y इंटरसेप्ट कितना था? 0, तो हम लिखेंगे 0,4। बात समझ में आ गई सबको ये? समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? अब मान लो हमारे पास सेकंड पार्ट है, विच सेज 2y इक्वल टू 4x+7। क्या ये इक्वेशन बिल्कुल तैयार है हमारे लिए कि हम डायरेक्टली स्लोप बता दें और y इंटरसेप्ट? क्या करना चाहिए उसको? थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे कि y को तो 1 रखना है, तो यहाँ 2 है, तो मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। 4/2x+7/2, तो ये क्या बन गया? 2x+7/2। अब ये बिल्कुल हमारी डिजायर्ड फॉर्म में बिल्कुल रेडी है अभी। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ द लाइन? बोलो, क्या स्लोप उठाओगे? नंबर इतना कुछ दिख रहा है, 1, 2, 7/2, क्या होगा स्लोप? +2 -2 +2। व्हाट इज y इंटरसेप्ट? डायरेक्टली हम देखेंगे क्या है, 7/2। व्हाट इज x इंटरसेप्ट? लिख लिया। x इंटरसेप्ट क्विकली निकालो। y को 0 पुट कर बेटा, मैंने आपको बताया भी है, यहाँ पे देख, समझना पड़ेगा ये। क्विकली देखो, अभी मैंने क्या कहा, y को 0 पुट कर, वो तो हम काम कर सकते हैं ना। y को 0 पुट कर, यहाँ पे लिख 0 इक्वल टू 2x+7/2। ये कर सकते हैं हम कि नहीं? है ना? हाँ करो, लिखो। कोई बात नहीं, एक क्लास नहीं लगाई है, इतना भी कुछ नहीं मुश्किल हुआ, लेकिन क्या हम ये सॉल्व कर सकते हैं 2x+7/2? है ना? तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/4। ये पता क्यों लिखवा रही हूँ? लिखा या y इंटरसेप्ट हुआ, पेपर में x आ जाएगा। अब बताओ जी पॉइंट्स क्या होंगे? अगर y इंटरसेप्ट 7/2 है, तो पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्शन का? मतलब वो आपको कह रहा है कि ये y इंटरसेप्ट जो है ये 7/2 है। आप बता सकते हो ये पॉइंट क्या होगा लाइन का? क्या होगा? पॉइंट y एक्सिस पे है, और ये डिस्टेंस आपको 7/2 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 0,7/2। बात समझ में आ गई? x इंटरसेप्ट क्या होगा? -7/4 है, तो ये वाला पॉइंट निकालना है अब तुम्हें। x इंटरसेप्ट मीन्स ये पॉइंट, y इंटरसेप्ट मीन्स ये पॉइंट, क्या होगा? बात समझ में आ गई सबको? अब बात समझ में आई? थर्ड पार्ट करेंगे हम। एवरीवन क्लियर? ठीक है, इरेज करो इसको। सो फॉर द थर्ड पार्ट, तो ये साथ साथ ना ड्रॉ कर लिया करो, मैं आपके लिए भी ड्रॉ कर दूंगी। 5y इज इक्वल टू 6x-10। तो आपने सबसे पहले देखना है, इज द इक्वेशन रेडी टू यूज है, कि बस इसको कुछ अभी कुक करना रहेगा? है ना, एक होता है इंस्टेंट, बस निकाला पैकेट में डाला, जैसे चिप्स का पैकेट खोला और खा लिए। लेकिन कुछ कुछ चीजें होती है कि नहीं, उन्हें प्रिपेयर करना होता है, कुछ नमक डालना है, कोई मिर्ची डालनी है, कुछ बॉईल करना है, या पानी ऐड करना है, होता है ना? है ना? तो आपने वो दिखाना है कि क्या ये हमारे लिए इंस्टेंट है, नहीं है, रेडी टू यूज बिल्कुल भी नहीं है, इसको पहले थोड़ा सा तैयार करना होगा। वो हमने तैयार कर लिया, तो y बन गया 6/5x-2। फिर मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू ax+b में a इज द स्लोप, जब ऐसे तैयार हो जाए तो b इज द y इंटरसेप्ट। तो अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में पैरेलल निकालने के लिए आपने कहा स्लोप के इसके हिसाब से, फिर स्लोप क्या हो गई? 6/5। वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? -2। अब जैसे ही मैंने कहा वाई इंटरसेप्ट आपको दिखनी चाहिए लाइन, और ये लाइन इस वाई एक्सिस को कट कर रही है -2 पर। डोंट फ्रेट कि मैंने, मैम आपने तो फिगर ठीक नहीं बनाई, बिल्कुल भी बिल्कुल ठीक नहीं बनाई, आपने देखना कि वाई को कट किया, वो बाद में समझ में आएगा कि यहाँ कट किया।
ठीक है ना। अब वो आपने ग्रोथ और डिके भी समझा था, तो अब आपको समझ में आएगा कि ये वाई इंटरसेप्ट तो -2 यहाँ है। तो ये है जहां एक्स को कट, वाई को कट करना है वो नेगेटिव साइड पर है। ठीक है। तो अब इसके बाद तो मुझे बताओगे वाई एक्सिस का पॉइंट क्या होगा। पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। क्या पॉइंट होगा, कहाँ ये जो वाई पे कट किया, तो वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -2। तो अगर मुझे पॉइंट नाम करना है तो यहाँ पे एक्स कितना है, 0, और फिर वाई कितना है, बस ये पॉइंट मिल गया। मैं पॉइंट जो पूछ रही हूँ ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ रही हूँ ऑफ लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऐसे ही बताओ बच्चों, अब एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसमें वाई को 0 पुट करना होता है। तो आपने 0 इक्वल टू 6/5x - 2 लिख दिया, या 2 इज इक्वल टू 6/5x कर दिया। फिर क्रॉस में ले गए इसको, 10/6 आ गई एक्स की वैल्यू, या ये हो जाती है 5/3। तो मैं, आपने मुझे कहा एक्स इंटरसेप्ट 5/3 है, तो बता सकते हो ये वाला पॉइंट जो है ये एक्स इंटरसेप्ट का ये क्या होगा। पॉइंट फॉर्म में अगर बच्चा एक्सेप्ट, वो सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो पॉइंट फॉर्म में चाहिए, तो आप क्या कहोगे। है ना। अब ये होता है कि हमने इंस्टेंट नूडल्स तो तैयार कर दिए, पर आप कहते हो नहीं नहीं मेरे फेवरेट बोल में डालकर दो। ये वो चीज है, उसने कहा नहीं मुझे तो पॉइंट फॉर्म में चाहिए, नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही खाना खाता हूँ, बोलते हो ना नहीं नहीं मुझे तो ऐसे ही चाहिए होता है, तो वो चीज है दैट इट इज रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड इन दैट पर्टिकुलर वे। तो आपने उसको पॉइंट फॉर्म में 5/3, 0 ही करना है। समझ में आ गई बात ये। अब लास्ट वाला खुद करोगे बच्चों, मुझे आंसर चाहिए सबके अब। ठीक है। तो लास्ट वाला हमारे पास है फोर्थ पार्ट विच सेज 3y इज इक्वल टू 6x - 11। तो क्या ये रेडी टू यूज है हमारे लिए, इंस्टेंट है बिल्कुल। तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे, तो ये मेरे पास बन गया 2x - 11/3। नाउ टेल मी स्लोप, टेल मी y इंटरसेप्ट, एंड टेल मी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, x intercept and point of intersection with x axis। स्लोप क्या होगी एवरीवन। हाँ, मैंने क्या लिखा था बता, ए को क्या कहा था बस। तो इसमें ए क्या, तुम्हें क्या लगता है, पैरेलल तुम ड्रॉ करो, इसको साथ साथ लिखना है तो क्या होगा। अब तुम्हारी ये एक्स के साथ के कोएफिशिएंट्स की वैल्यू तो चेंज होती जा रही है ना, तो जो चेंज वैल्यू हो रही है उसको जनरल नाम दे दिया ए, कि यहाँ पे कोई नंबर होगा उसको ए कह दिया। ठीक है। तो जो भी वो नंबर है दैट इज द स्लोप। और वो स्लोप होती क्या है, हाँ उसकी वीडियो डाली हुई है पूरी डिटेल में, बहुत बोलती हूँ ना मैं बहुत डाला हुआ है, सच में सीरियसली। इस एक्चुअली कॉन्सेप्ट बेस है और कुछ नहीं है। स्लोप जितना ये मुझे समझ में आया ना, सच में कह रही हूँ, हमें भी ना स्लोप बहुत मैकेनिकली करवाया होता है, ये स्लोप होती है, हमने भी रटने मारे होते हैं हाँ स्लोप होती है। तो जो अभी विजुअल सिखा रहे हैं ना, ये बेटा ग्रोथ है डिके है। अब मैं सोचती हूँ कि हाँ ये मैथ्स समझ में आती है अब। तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, मैंने आपको बोला था ये +b है, तो यहाँ पर वो +b की जगह आपको क्या दिख रहा है, +(11/3) ये दिख रहा है ना हमें। तो हमारा वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, -11/3। सो पॉइंट क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस, ये वाला पॉइंट, क्योंकि नेगेटिव पे होगा ना वाई इंटरसेप्ट, 0, -11/3। अब आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, तो उसके लिए तो मुझे 0 पुट करना होगा वाई को। फॉर एक्स इंटरसेप्ट मेरी वर्किंग में वाई 0 हो जाएगा, 2x - 11/3 आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ना एलसीएम ले लिया, या 2x इक्वल टू 11/3 कर दूं, ज्यादा आसान है। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 11/6, तो x इंटरसेप्ट 11/6 हो गया। अब पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट बताना है यहाँ पे, मतलब ये डिस्टेंस जो है ना 11/6 है, ये डिस्टेंस जो है दिस इज -11/3। बात समझ में आ गई। तो पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस का, इस पॉइंट का नाम देना है आपने। यहां 0 से लेकर ये तक का डिस्टेंस 11/6 है, और ये पॉइंट क्या होगा फिर 11/6, 0। अब आपके पास चारों स्लोप्स थी, है ना।
और आपको बताना है आर एनी ऑफ दीज लाइंस पैरेलल। पैरेलल कब होती है लाइंस? जब स्लोप्स इक्वल होती है। कहा था ना हमने, लाइंस आर पैरेलल व्हेन स्लोप्स आर इक्वल। कल ये पूरा हमने डिस्कस किया था, स्टडी किया था। सो व्हेन लाइंस आर पैरेलल द स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल लाइंस आर पैरेलल। तो इन चारों में देखो क्या लग रहा है आपको, कहीं पे स्लोप इक्वल आ रही है? पहली वाली में स्लोप क्या थी? फॉर द फर्स्ट वन स्लोप क्या लिखी थी? -3। सेकेंड वाली में स्लोप क्या लिखी थी? 2, है ना? थर्ड वाली में स्लोप क्या लिखी थी बच्चों? 6/5। और फोर्थ में स्लोप क्या लिखी थी? 2 थी ना? अब आप ये सेकंड और फोर्थ को जैसे मर्जी ग्राफ पे ड्रॉ कर लो, दे इज ऑल बी पैरेलल। मैं आपको ना डेस्मॉस पे दिखाती हूँ अभी क्विकली, अगर हम चाहते हैं ना कि हम लोग इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करें। ये आपको फिजिकली करना होगा, बट क्विकली अगर विजुअली किसी चीज को समझना होता है ना, तो हम इस चीज पे जाते हैं। ये ग्राफिंग कैलकुलेटर है, जैसे आप प्लस माइनस करते हो ना, तो दिस इज वन थिंग दैट पिक्स अप ग्राफ्स वेरी फास्ट। तो इसको बनाने में भी देखो पूरी दिमाग लगा है। ये लाइन बन गई ना, देखो ये हमने निकाला था, कुछ इससे डिफरेंट था। 4/3 निकाला था इन पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव साइड पर। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? इफ आई से 2y, जैसे लिखा है वैसे लिख देती हूँ। 2y इक्वल टू 4x +7। बन गई लाइन, है ना? तो दो तो इंटरसेक्ट कर रही है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो पैरेलल तो होती नहीं। ऐसे ही 5y इक्वल टू 6x - 10। लग रही है कोई लाइन पैरेलल? ग्रीन रेड ब्लू तीनों हमें ग्राफ्स दिखे हैं, कोई लाइन पैरेलल लग रही है? अब देखते हैं। 3y इक्वल टू 6x - 11। देखो मैंने क्या किया, 6x लिखा तो यहां आ गई, -1 लिखा तो वहां आ गई, 11 लेकर वो सिर्फ मूव हो रही है। अगर मैं ये लिख दूंगी तो और मूव हो जाएगी। मैंने 12 लिखा तो और मूव हो गई, 13 लिखा तो और मूव हो गई, 14 लिखा तो और, मतलब दूर करते जाना है इसको। पास करना है तो मैं इसको 10 लिख दूंगी, पास हो गई। ठीक है, मैं इसको 9 लिख देती हूँ और पास होगी, 5 लिख देती हूँ और पास होगी। पता लग रहा है ना? तो सिर्फ हमारे वाई इंटरसेप्ट से मूवमेंट होती है, स्लोप तो वही रहेगी। बात समझ में आ गई? सो द लाइंस आर पैरेलल विच आर फॉर सेकंड एंड फोर्थ वाली, सेकंड और फोर्थ वाली लाइंस पैरेलल है बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। समझ में आ गई बात ये? चलो क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं पहले, which says if a temperature of a liquid can be measured in Kelvin units, and as K, xk, and Fahrenheit as y degrees F, the relation between the two systems is given by this equation, जिसमें y जो है वो फ़ारेनहाइट शो करता है, x शो करता है केल्विन को। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 313 K। तो ये क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल इसको स्टार की जरूरत नहीं थी, लास्ट ईयर हमारा लिस्टेड क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, पता नहीं क्यों दिया हुआ है, तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, और आया भी हुआ है। एज केस स्टडी बनकर ना ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ गया था, और बहुत ही मतलब 9th क्लास में बच्चा था जब आया था, और बहुत मुश्किल नहीं था, तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पेपर में डालेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने उतना इजी डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू 9/5x - 273 + 32। तो y जो है वो k में है, और x जो है वो फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सो हमें ना x निकालना है, बिकॉज लिक्विड इन फ़ारेनहाइट डिग्रीज में कितनी वैल्यू है, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो उसने कहा है फाइंड x इफ टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज k, मतलब y की वैल्यू कितनी दी हुई है? 313। बस इतना समझना है कि किसकी वैल्यू दी हुई है, उसमें डाल दो उस वेरिएबल में, एंड देन गेट द अदर वैल्यू। तो आपको क्या करना है, 313 इज इक्वल टू 9/5x - 273 + 32। एट्थ में कितने क्वेश्चन करके आए हो सिंगल वेरिएबल के? करो जल्दी। और सेकंड वाला भी, कि टेम्परेचर 158 डिग्री फ़ारेनहाइट है, मुझे तो केल्विन में निकालना है। ठीक है ना? जैसे कि आपका डेट का फॉर्मेट होता है, पहले हम लिखते हैं, आज क्या है, 9th जून लिखेंगे ना, तो आई विल गो लाइक दिस, बट इन सर्टन कंट्रीज दे लाइक ईयर फर्स्ट, है ना? तो डेट को उस फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करना है। तो ऐसे ही कुछ स्केल्स होते हैं जो डिग्रीज को
डिग्री फ़ारेनहाइट को रीड करेंगे, केल्विन उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो हम वो कहेंगे कि केल्विन को चेंज करके उन्हें बता दो इतना टेम्परेचर है। ठीक है, सो दिस इज 313 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 x माइनस 273। क्या आई एक्स की वैल्यू? प्लस 7 63 5 6, 6 है तो 24, तो कितना आएगा? 42। कितना आ रहा है? 4262 नहीं आ रहा? कैलकुलेशन से करने कितने आया आंसर? करो, तुम्हारी कितनी आई है कनक? ये आ गया 38। हाँ, 63862 पॉइंट। अच्छा, तुमने इसको आगे कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। 3862/9 ये आ गया। और इसमें बस लगा दोगे दैट एक्स इज 3862/9। ये डिग्री फ़ारेनहाइट था ना? 3862/9 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। कन्वर्ट हो रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं कैलकुलेट हो रहा ना ये? हाँ बस ठीक है, फिर इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही है, टेम्परेचर इज 158 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब ये 158 किस में डालोगे? एक्स में या वाई में? फ़ारेनहाइट क्या है? वाई। तो ये जो 158 की वैल्यू है किस में जाएगी? डालो फिर। सो आई एम इरेजिंग ऑल द इंक, कर दो ना, सबने कैलकुलेशंस कर लिए? एक फ़ारेनहाइट का है ना? ये फ़ारेनहाइट यहां पर देखो, तुम्हारा एक्स तो केल्विन था, और वाई जो है वो फ़ारेनहाइट है। तो वाई इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। पहले हमने एक्स में डाली थी वैल्यू, किस में डाली थी? पहले वाई में डाली थी, गलती कर ली ना फिर। ये के में दिया हुआ है तो एक्स में डालनी है। पहले वाला गलत कर लिया। 9/5 इज इक्वल, तभी इतना लंबा सा आंसर आ रहा है, एक्स माइनस 273 प्लस 32। तो y इज इक्वल टू 9/5। गलती हो जाती है, बट हमने गलती देखनी है, हमने केल्विन किया ना, तो यहाँ एक्स में डालना है, यहाँ पर आएगा, तभी आंसर बड़ा अजीब सा आ रहा है। मैं बोल भी एक्स रही हूँ, मैंने डाल भी वाई करता, वेरी गुड। ये आ गया 9/5। तभी कहती हूँ गलती करो, पर इतने अवेयर हो जाओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले ना आंसर को ठीक करो। जीरो कुछ, ये आ गया ना 140। हाँ तभी ना, आंसर कितना अच्छा सा नंबर आ रहा है। सो इट विल बी 20, नहीं 28। सो y इज इक्वल टू 928, 252। माइनस करोगे ना, कैरी 40 आएगा, ठीक है, वेरी गुड। कितनी देर? Okay. तो ये आ गया 40, यस। और भी अच्छा होता। दिस इज 40, सो 8। सो y इज 72 प्लस 32, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो x जो है अब हमारे पास है y, तो ये आएगा 158 फॉर द सेकेंड पार्ट। 158 9/5 x माइनस 273
प्लस 32, 126, तो 9 से डिविजिबल हो गया ना। ये 43 आए। नॉट डिग्रीज के, ओके होता है। समझ में आ गया बेटा? तो केल्विन में टेम्परेचर है 343 और फ़ारेनहाइट का आंसर है 104। 343। 70 प्लस क्या ना 273 में, ये होता है 14 5 सा, ये 14 होता है। तो 14 5 सा 70, 70 में 273 आ गया। ठीक हो गया? राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ये लास्ट है हमारा, नहीं इसके बाद भी है। अच्छा, लास्ट वाले जो क्वेश्चन है ना इसके 10 11 12 वो तो पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो आज ये कर लेते हैं, ये भी हमारा लास्ट ईयर ना एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए थे। नेक्स्ट करवाऊं बच्चों? ठीक है, तो इससे हम लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं। सो व्हाट इज द, सो आई विल टेक, तो व्हाट इज द, तो चलो बात की बात है, वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज। अभी तुम्हारा मोस्टली साइंस का क्वेश्चन साथ में आ जाता है। ठीक है, चलो। तो प्लॉट पे ग्राफ करना तो चलो बात की बात है, पहले हम यही सीखते हैं। तो वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो तुम्हारी साइंस की चीज है ना। तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? कहते प्रोडक्ट है कांस्टेंट फोर्स का एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो वर्क डन इज W, डिस्टेंस इज D। कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक नंबर होगा कि मैं इतने धक्के से मार रही हूँ, बहुत जोर से धक्का मारा, कम धक्का मारा, वो बोलते हैं ना। तो उसको फोर्स को हमने नंबर दे दिया। ठीक है। तो यहां पर उसने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू KD, वेयर W इज द वर्क डन, लिखो, D इज द डिस्टेंस एंड K इज द कांस्टेंट ऑफ फोर्स, कांस्टेंट फोर्स। वो नंबर है तो मैंने उसको एक्स वाई नहीं लिखा, उसको एक वेरिएबल के जो है ना वो यूजुअली हम कांस्टेंट्स के लिए यूज करते हैं, ABC जैसे कांस्टेंट्स के लिए यूज किया। सो के इज द कांस्टेंट फोर्स। तो मेरे पास अब उसने कहा है ये जनरल इक्वेशन बन गई। W इज द प्रोडक्ट ऑफ के एंड डी एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो आप कुछ नहीं करना, आपने के को 3 लेकर ये ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जिसमें वर्क डन विल बी ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स जो हो जाएगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जैसे हम लेंगे 0 पे 0 1 है, तो डिस्टेंस अगर मैंने एक सॉरी वर्क डन लिखा है ना, हाँ। सो इफ वर्क डन इज डिस्टेंस 1 यूनिट ट्रेवल किया तो वर्क डन क्या होगा, मतलब डी को अगर मैंने 1 लिया क्योंकि फोर्स 3 लग रही है तो यहाँ 3 आ जाएगा। अगर मैंने 2 लिया तो ये 6 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। नेगेटिव डायरेक्शन तो आप ट्रैवल करते नहीं हो कि हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया -1 या कुछ नेगेटिव में लिया तो नहीं लेंगे ना, तो ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स? सो डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स, वर्क डन कितना हो जाएगा? 6 यूनिट्स। सो व्हेन D is 2 यूनिट्स
वर्क डन इज 6 यूनिट्स। वेरीफाइड बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, इसको पता कैसे वेरीफाई करना होगा? आपको यहाँ पे दिखाना है कि दिस इज द डिस्टेंस 2, और इसको आपको ग्राफ पे ऐसे लेके जाना है कि यहाँ पे ये 6 पे है। बात समझ में आ गई? ग्राफ कल ड्रॉ करके लेकर आना, मैं आपको इसको आगे वेरीफाई करवा दूं। बात समझ में आ गया? वेरीफाई के लिए मतलब क्या करना होता है, यहां से ऐसे लाइन लेके जानी है इस पॉइंट पर, ग्राफ पर लाइन लेके जानी है, और उसको वाई पे आपको ऐसे शो कर। बात समझ में आ गई? चलो, रेस्ट कल की क्लास में